नाजरीन आदाब, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी साहब की रिहाइशगाह पर और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के तवील सहाफ़ती सफ़र के बारे में। सबसे पहला सवाल कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा ताल्लुक हल्लोर कस्बे से है। सादात की एक बड़ी आबादी है और लिखने पढ़ने का माहौल वहाँ शुरू से रहा। प्राइमरी स्कूल में इब्तिदाई तालीम मैंने हासिल की, उसके बाद फिर मॉडर्न स्कूल हल्लोर से ही मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद मैं पीपुल्स इंटर कॉलेज दुबैयागंज, जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे वाक़ है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करूं और मेरी ख्वाहिश मेरे वालिदैन ने पूरी की और मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। वहाँ से मैंने BA, MA और फिर PhD की डिग्री भी वहाँ से मैंने हासिल की। और उसके बाद फिर PhD के दौरान ही अब्दुल खालिक साहब एक रेडियो के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम लोग माँ बाप पर कब तक डिपेंड करो, कुछ पॉकेट खर्च के लिए जाओ रेडियो पे, कुछ अदबी काम है। तो थोड़ा सा अदबी काम किया था। तो उर्दू सेक्शन में हम लोग उस वक्त हम लोग की 6 दिन की बुकिंग हुआ करती थी और काफ़ी दौर तक, यहाँ तक कि खालिक साहब चले गए, फिर और लोग आए दूसरे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आए, उनके साथ फिर आपके तारिक शतारी साहब जो उर्दू अफसाने का एक बड़ा नाम है, उनके साथ भी काम करने का मौका मुझे मिला। तो मेरी इब्तिदाई तालीम से लेके मतलब हल्लोर के बाद फिर गोरखपुर, और गोरखपुर में काफ़ी दिनों तक 14 साल तक मैं गोरखपुर रहा और वहीं के फिजा में, वहीं के माहौल में मैं खुद मिल गया। तो आला तालीम के लिए आपने लखनऊ को मुंतखब किया या वो भी गोरखपुर में ही आपने मुकम्मल किया? नहीं, देखिए जो हल्लोर का एक माहौल था, जो बहुत अच्छे क्रीम बच्चे होते थे वो तो अलीगढ़ चले जाते थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गया और पहले ही लिस्ट में मेरा उस वक्त भी उससे मेरिट से एडमिशन हुआ करता था, तो पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया था। और मैंने ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था उर्दू, मिलिट्री साइंस और ज्योग्राफी, और ये जो ज्योग्राफी और मिलिट्री साइंस जो है ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हुआ करते थे। फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो ज्योग्राफी से मुझे ज़्यादा लगाव था और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी में मेरा दाखिला हो गया था। लेकिन इसी बीच हमारे उस्ताद मोहतरम महमूद इलाही साहब ने कहा कि भाई वजाहत हुसैन, मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू में तुम MA करो और तुम MA कर लोगे, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तो मैं तुम्हें PhD में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे अगर तुम अपने वालिदैन से बात कर लो, अगर वो इजाज़त दे। तो मैंने ये कहा कि सर मेरा तो दाखिला हो चुका है। कहा मैं प्रोफेसर मुजागिर सिंह से कहा कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो खैर वालिद साहब से मैंने तस्करा किया। उन्होंने कहा देखिए मेरी सिर्फ ये है कि जो तुमको करना हो वो तुम करो, मुझे ये नहीं सुनना है कि मैं ये करना चाहता था, मेरे वालिदैन ने मुझे नहीं कराया। मैं अपने को किसी भी तरीके से, मैं जितने भी तुम तालीम हासिल करना चाहता हूँ मैं तैयार हूँ। वालिद साहब ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर महमूद इलाही साहब से कहा, वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने मुजाहिर सिंह से कह के मेरा ट्रांसफ़र जो है फॉर्म जो है ट्रांसफ़र उर्दू सेक्शन में करा दिया, उर्दू डिपार्टमेंट में। उस वक्त मुश्किल से 7, 8, 10 बच्चे ही MA में हुआ करते थे। उसके लिए भी हमारे प्रोफेसर महमूद इलाही साहब बड़ी मेहनत करते थे, समझे, पूरी जोड़ तोड़ करके किसी तरह से वो चाहते थे कि मतलब उर्दू डिपार्टमेंट जो है ये कायम रहे, और उनकी ही कोशिशों का नतीजा है। इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं कि उनको उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकर्रर है उतने ही लोगों का एडमिशन होता है। तो बहरहाल ये हमारे महमूद इलाही साहब का ये था कि मैं उर्दू में आया और उर्दू से मैं फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा टॉपिक दिया कि आपको रिसर्च करना है। तो उन्होंने मुझे उर्दू नावलेट का तहकीकी और तनकीदी तज्ज़िया ये। तो उस वक्त मेरे जहन में नावलेट का मतलब मैं समझ नहीं पाता था, बस इतना जानता था छोटा नावल। लेकिन एक दिन मैंने राय साहब से बड़ी हिम्मत करके पूछा, सर ये नावलेट है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए अली अब्बास हुसैनी ने सबसे पहले इसको नावलचा का
नाम दिया है नावलचा, यानी छोटा नावल। और ये सिंफ जो है आज का जो दौर है, अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तवील नावल पढ़ें, और वक्त की तंगी की वजह से अब नावलेट लिखे जा रहे हैं, छोटे छोटे नावलेट लिखे जाते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि इसका फन क्या है, हम नावलेट किसे कहेंगे, नावलेट और नावल में क्या फ़र्क है, अफसाने और नावलेट में क्या फ़र्क है, ये काम आपको करना है। और मैंने कई लोगों को ये टॉपिक दिया, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश की हमारे किसी स्टूडेंट ने किसी न किसी बहाने से वो छोड़कर चले गए। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है, और मुझे पूरा एतमाद है कि वज़ाहत हुसैन, वो मुझे वज़ाहत हुसैन ही कहा करते थे, वज़ाहत हुसैन तुम ये काम कर लोगे। और उसी वक्त प्रोफेसर अफानुल्लाह साहब का तकरीर उनकी हुई थी, और उन्होंने मुझे जो है डॉक्टर अफानुल्लाह साहब के अंदर काम करने के लिए दिया, और फिर मैंने काम शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा मजमून और बहुत अच्छा टॉपिक था कि एक अछूता आपको टॉपिक उन्होंने दिया था कि इसमें और किसी ने हाथ गालिबन नहीं लगाया था। तो और बज़ाहिर दिखने में बहुत खुश था, आसान काम नहीं था, लेकिन ये कि आपने मंजिल मक़सूद तक ना कि बल्कि उसे मिराज तक पहुँचाया, बहुत अच्छा। प्रोफेसर अफानुल्लाह खान साहब मरहूम के अंदर में काम करने के लिए मुझे सौंपा, तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा देखो वज़ाहत हुसैन, सबसे पहले तुम एक क्वेश्चनर बनाओ, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आप क्वेश्चनर बनाएं। तो मैंने उस तरह का क्वेश्चनर बनाया। उसके बाद जितने भी नाक़दीन थे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी, मैंने पाकिस्तान के नाक़दीन को भी भेजा, और जो नावल निगार थे, जो अफसाना निगार थे, उनसे मैंने सवालात किए कि आपके नज़दीक नावलेट है क्या, आपने नावलेट लिखा कि नहीं, नावल और नावलेट में आप फ़र्क क्या करते हैं, अफसाने और नावलेट में आप क्या फ़र्क करते हैं, ये सारी चीज़ें करके। तो उससे जो आपको तमाम रेफरेंसेस मिले, उन रेफरेंसेस के की बुनियाद पर मैंने लाइब्रेरी अटेंड की। मैंने मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी थी, फिर मैं दारुल मुसन्निफीन गया, फिर मैं पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी गया, मैं फिर अलीगढ़ गया, आज़ाद लाइब्रेरी में मैंने काम किया, फिर जाके मैंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वहाँ गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जो बड़ी लाइब्रेरियाँ थी वहाँ अटेंड किया, और मुझे बहुत सारे नावलेट नंबर जो पाकिस्तान से शाया हुए थे, नकोश के नावलेट नंबर, खंद के नावलेट नंबर, अदब लतीफ़ के नावलेट नंबर, शाहरा के नावलेट नंबर, इस तरह के बहुत सारे नावलेट नंबर। तो शुरुआत इसकी नावलेट के पर जो तनकीदी काम वो पाकिस्तान से शुरू हुआ। अगर आप हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ पे समझिए कि नावलेट का लफ्ज जो आम हुआ, नावलचा है नावलेट, तो सज्जाद ज़हीर के जो नावलेट है लंदन के गुजरात, वहाँ से ये मशहूर हुआ। उसके बाद जो छोटे नावलेट लिखे जाने लगे उनको नावलेट कहा जाने लगा। फिर मैंने तहक़ीक़ की, और उसके बाद मेरा तहक़ीक़ी मक़ाला आया, तहक़ीक़ उर्दू नावल का तहक़ीक़ हुई और तहक़ीक़ी तज्ज़िया, जिसमें मैंने उसको कई अदवार पे मैंने मुनक़सिम किया कि 1906 पहले तो मैंने ये किया कि ये है नावलेट क्या है, फिर मैंने ये किया कि नावलेट और नावल में फ़र्क क्या है, फिर अफसाने और नावलेट में फ़र्क क्या है, फिर मग़रिबी अदब में नावलेट की हैसियत क्या है, उसमें भी मैंने समझे कि तमाम लिटरेचर को, अंग्रेज़ी अदब, अमेरिकन अदब और तमाम जितने हैं कोलंबिया अदब, जहाँ जर्मनी के अदब, सब में देखा तो कहीं नावले के नाम से, कहीं नावला के नाम से। तो उन सब की बुनियाद पे मैंने एक तारीफ मैंने वज़ा की, और वो तारीफ वज़ा करने के बाद ये मैंने किया कि उर्दू नावलेट है क्या, तो ज़िंदगी और समाज के किसी अहम मसले के अहम गोशे को लेके जिसमें उजागर किया जाता है, जिसमें नावलेट निगार जो है अपनी तख्लीक को आगे बढ़ाता है, और उसमें मरकजी किरदार पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्लाट बहुत कम होते हैं, प्लाट बहुत ही सीधा साधा, बहुत मुख्तसर होता है, ज़मा मका बहुत लंबा नहीं होता है, और किसी एक मसले के अहम गोशे पर ही पूरी बात की जाती है, उसे मैंने नावलेट दिया। और इस तरह से मैंने 1936 तक के जो तख्लीक़ात थी फिक्शन की, उनको मैंने जांचा परखा। फिर उसके उस अहद की तारीख़ क्या थी, अदबी माहौल क्या था, समाजी माहौल क्या था, सियासी माहौल था, उसके पस मंज़र में जो चीज़ें लिखी गई उनको मैंने नावलेट कहा। जैसे मैंने क़यामा को मैंने पहला उर्दू का नावलेट कहा कि अवलीन तौर पर
आयामा जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का है, जो बेहूदी के मसले पे बहुत अच्छा नावलेट है, और उसको फिर उर्दू अकादमी ने अपने जो ख्याति सिलसिले में उन्होंने आगे जिसकी तदवीन मैंने की है। तो आयामा इसलिए कि ज़्यादातर उनके मेरा तो लुरू सफरानाश और तमाम सब नावल मिल जाते थे, लेकिन आयामा का कोई तस्करा ही नहीं करता था। तो बहरहाल ये मेरी तहकीक के बाद ये हुआ कि वो उर्दू अकादमी ने छापा है, काफ़ी लोग उसको पढ़ रहे हैं, उस पर मैंने मुकदमा भी लिखा है, पेशकश भी लिखा है। तो इस तरह से फिर उस अदवार के जो लोग थे, रतना सरशार थे, उनका खशो पी कहा, उलूम धम, इस तरह उसको भी मैंने नावलेट करार दिया। फिर राशिदुल खैरी की तखलीक को मैंने किया, मतलब हाँ। फिर आइए प्रेमचंद तक आ जाते हैं, तो उनके बेवा और उसको भी हमने रोटी रानी को नावलेट करार दिया। लेकिन ये इब्तिदाई दौर है नावलेट के। बाकायदा जब फिर मैंने दूसरा वो अदवार के दौर का मैंने तस्करा किया, उसमें मैं फिर सज्जाद ज़हीर से लेके मैंने 1960 तक के जितने भी इस तरह के फिक्शन थे उनको जांचा परखा। उसमें भी हमने जो जिनको मैंने नावलेट समझा उन पे बहस की है। पहले तो मैंने दिया कि कितने किस तरह लिखे गए हैं, उसमें जो अहम नावलेट थे उनका फिर मैंने तनकीदी और तहकीक तज्ज़िया किया। फिर 60 के बाद से लेके कि 80 तक के जो नावलेट थे, वहाँ तक का मैंने किया। तो इस तरह से पूरी किताब वो है, जिसके मतलब पहला एडिशन काफ़ी मकबूल हुआ। अर्शिया पब्लिकेशन वालों ने इसे फिर दोबारा इसका सेकंड एडिशन ये आया है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इसमें मैं 80 के बाद के जो नावलेट थे उन पर भी मैं एक चैप्टर पढ़ा दूँ, लेकिन हमारे प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और जो हमारे बुजुर्ग दोस्त थे और बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मशवरा दिया कि नहीं, आप 80 के बाद फिर एक अलग नावलेट पर एक दूसरी किताब लिखिए, ताकि जो है 80 के बाद से आज तक के जो नावलेट, इस दौर में बहुत ज़्यादा नावलेट लिखे गए, तो उन पर एक अलग से मैं एक किताब काम शुरू किया है मैंने, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेगी तो उस पर भी काम होगा। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये मैं अपने को खुशकिस्मती अपनी समझता हूँ कि हमारे प्रोफेसर महमूद इलाही साहब ने मुझे जो काम सौंपा था, उनको भी बहुत खुश हुए थे वो। और कई बार उन्होंने कहा, देखिए मैंने जो कहा था और कितना मकबूल हो रहा है तुम्हारा ये काम। और उन्हीं के ही वहाँ पे मैंने इसको पहले बार कहा कि वज़ार सर देखो, किताबें तुम्हारी वो औलाद हैं, हमेशा जिंदा रहती हैं, और तुम इसे किसी तरह से शाया कराओ। तो खैर मैंने फिर कुछ उर्दू अकादमी ने कुछ ताउन किया, और कुछ मैंने अपना वो लेके GPF से पैसा लेके मैंने किताब शाया की। और मैं मरहूम के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो कहा उस पर मैंने अमल किया, और मुझे ये शरफ मुझे मिल रहा है कि अरबी दुनिया में मुझ जैसे नाचीज़ को भी लोग याद करते हैं। वाकई एक अच्छे उस्ताद की पहचान ये है कि वो नवाज़ अदब होता है और अपने शागिर्द के छुपे हुए हुनर को समझता है और पहचानता है और उसको महवेज कर देता है। और ये जाहिर है कि महमूद इलाही साहब का कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा ज़रूर है। उन्होंने एक ऐसा मशवरा आपको दिया कि जिसकी वजह से आज दुनिया मुस्तफ़ीज़ हो रही है। नहीं, बस एक चीज़ मैं और इसी से हवाले से, चूँकि अदबी काम पर बात हो रही है जी, कि जहाँ तक कि मतलब लिखने पढ़ने की बात हुई है, तो ये रिसर्च के दौरान ही मेरे अंदर ये पैदा हुआ कि उसमें होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पेपर भी शाया कराना पड़ता है जी, मगर उसके जो है थीसिस जो है जमा नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो सबसे पहले पहले मैंने नावलेट पे एक मजमून लिखा, तो वो उसमें छपा, कौमी आवाज़ के ज़मीने में छपा, और उस पर मतलब बड़ी हिम्मत करके मैंने भेजा था, इसलिए कि ज़मीने में बहुत ही अदबी मियारी चीज़ें छपा करती थी कौमी आवाज़ में, लेकिन उसमें बगैर किसी मैंने भेजा उसको, और वो उसके बाद फिर देखा मैंने 3 हफ्ते के बाद वो शाया हुआ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैं उसको लेके हर जगह दिखाता फिरता रहा, जो भी कि ये मेरा छपा है, ये मेरा छपा है। तो वहाँ से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हौसला बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने और जो नावलेट से मुतल्लिक चीज़ें थी वो मैंने रसाल है उसमें भेजना शुरू किया। उस वक्त मैं नया दौर से वाबस्ता नहीं था, उस वक्त हमारे ख्याल से कुरैशी साहब थे, तो मैंने भेजा नया दौर को, उसमें भी मेरा नावलेट पे मजमून छपा। तो इस तरह से मेरी एक हौसला अफजाई। उसके बाद तो फिर मैं तमाम जो जरायद उर्दू के हैं उसमें मैं भेजने लगा, और लिखने पढ़ने का मेरा सिलसिला शुरू हुआ।